हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगराले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। और स्टूडेंट्स, आज की जो अपनी क्लास है बड़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि भैया हम शुभारंभ कर रहे हैं हमारे अध्याय क्रमांक 5 का कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान से, जिसका नाम है क्या, द्रव्य की अवस्थाएं। मतलब हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, या फिर आप ये कह लें कि मेन जो केमिस्ट्री है वो यहीं से होती है शुरू। बात समझ में आई? और इसकी जो लिंक है ना वो 9th क्लास से जुड़ी हुई है, इसलिए इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर फिट कीजिएगा, क्योंकि अब इसके बाद आप जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, इनफैक्ट इसके बाद वाला चैप्टर, उसके बाद वाला चैप्टर, या फिर कक्षा 12वीं तक केमिस्ट्री में आप जो भी चीजें पढ़ेंगे उन सबका कनेक्शन है, लेना देना है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि भैया जब हम द्रव्य की अवस्थाओं की बात करते हैं तो हमारे सामने कौन सी चीजें आती हैं। तो इस इमेज को ना आप ध्यान से देख लो, मतलब ये इमेज बड़ी काम आने वाली है। अच्छा, और 11th क्लास में ऐसा तो है नहीं कि आपने 4 डेफिनेशन रट ली और आपका काम चल जाए, ऐसा 11th क्लास में होता नहीं है। 11th क्लास में बेसिकली क्या होता है, यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यदि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया है तो उससे जुड़ा हुआ सवाल अपने को बनेगा। यदि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है बाबू, तो उससे कोई भी सवाल पूछा जाए उसमें आपको जाएगी दिक्कत। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर किसी टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुनना है और बहुत आसान है। मतलब आप ये मान लीजिए कि मैं एकदम बेसिक जो चीज है, बात समझ में आ रही है, दो सिंपल एकदम टॉपिक्स जो होते हैं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं, वहां से लेकर इस पूरे चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग के अंदर फिट करूंगा। अब देखो ध्यान से, वहां देखो, मैं कह रहा हूं भाई द्रव्य की अवस्थाएं हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये अवस्था को हम कैसे दर्शाएंगे। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें जो गैसीय अवस्था में, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके द्रव अवस्था में, बहुत सारी ऐसी चीजें जो ठोस अवस्था में। तो ऐसी कौन सी चीजें जो अवस्था बनाती है, बात समझ में, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अवस्था बनाती हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अवस्था को हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अवस्था जो है, राइट, स्टेट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, जो अवस्था है, स्टेट है, राइट, वो किस पर डिपेंड करता है। ये तो एक सवाल है कि सर जो अवस्था है, राइट, स्टेट है, वो किस पर डिपेंड करता है। तो एक बात बताओ, इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था भैया, पदार्थ के बारे में पढ़ा था, और किसके बारे में पढ़ा था, हमने पदार्थ के साथ साथ जो है द्रव्य के बारे में पढ़ा था। एक ही होते हैं दोनों, बात समझ में आई? तो हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था और द्रव्य के बारे में पढ़ा था। तो हमने ये जाना था कि हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं, हमने ये जाना था कि हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं, राइट, जो आयतन घेरती, अपन कक्षा 9वीं से रटते आ रहे हैं, कक्षा 8वीं से भी, कि भैया हमारे आसपास की हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान है और जो आयतन घेरती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पदार्थ या फिर द्रव्य। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप बोल देने का, पदार्थ बोल सकते हो या फिर द्रव्य बोल सकते हो। बात समझ में आई? तो एक काम करते हैं, एक बार पहले ना ये पदार्थ को अपन समझ लेते हैं। पदार्थ यदि अपने समझ में आ गया तो फिर अवस्था अपने ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बात समझ में आई? चलो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं किसको, पदार्थ को। और ये पदार्थ की अवस्था होती है कौन सी? तो मुख्य रूप से द्रव है, इसमें आपका ठोस है और इसमें आपका गैस है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब मैं यहां पर लिखता हूं पदार्थ, ठीक है, तो ये जो पदार्थ है ना, ये बेसिकली कितने प्रकार से होगा भाई? 2 प्रकार से होगा। एक तरफ जो है ये होगा शुद्ध पदार्थ। आपने कहा ओके सर, शुद्ध पदार्थ, हम कक्षा 9वीं की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है उसका जन्म वहीं से तो हुआ है। बात समझ में आई? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, एक बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को सीधे आपके दिमाग के अंदर फिट करूंगा। तो आपने कहा हाँ सर, कक्षा 9वीं में हमने पदार्थ के बारे में ये चीज तो पढ़ी थी कि शुद्ध पदार्थ होता है और अशुद्ध पदार्थ होता है। चलो, शुद्ध पदार्थ होता है और अशुद्ध पदार्थ होता है, यहां तक भी ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि सर इन दोनों की कुछ ना कुछ डेफिनेशन भी तो होगी। सवाल पैदा होता है कि इन दोनों की कुछ ना कुछ डेफिनेशन भी तो होगी। बिल्कुल होगी, कि भाई शुद्ध पदार्थ है तो उसका मतलब क्या, अशुद्ध पदार्थ है तो उसका मतलब क्या। देखो, जिसका ना फिक्स्ड रासायनिक सूत्र होता है, जिसका फिक्स्ड, क्योंकि आप जानते हो कि पदार्थ कैसा भी रहे भाई, तत्वों से मिलकर तो बना है, पर जिसका ना फिक्स्ड रासायनिक सूत्र होता है,
ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ यदि हम बोलना चाहें तो हम ये कहेंगे कि भैया यहां पर जो है फिक्स्ड, ठीक है, यहां पर क्या होगा, तो सिंपल सी बात, फिक्स्ड क्या होगा, तो रासायनिक, फिक्स्ड रासायनिक सूत्र होगा, और इसको अपन बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। इसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। और इसमें दो चीजें आती हैं, इसमें दो ही चीजें आती हैं शुद्ध पदार्थ की यदि हम बात करेंगे तो। इसमें कौन आता है, तो इसमें आता है भैया एक नंबर पे आपका जो है तत्व आता है, राइट, और दूसरे नंबर पे आपका आता है यौगिक। एक नंबर पे आपका आ गया तत्व, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका आ गया यौगिक। एक एक चीज, मतलब यदि आपको पहले से सब कुछ पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और यदि आपको पहले से कुछ नहीं पता है तो नॉट टू वरी, सब कुछ अपन एकदम बेसिक से देखेंगे और सब कुछ आपको क्लियर भी होगा। इतनी पूरी कोशिश करूंगा मैं, ठीक है ना। चलो, तो घबराने वाली कौन बात नहीं है। चलिए, तो अपने पास जो है दो टाइप की चीजें होती हैं पदार्थ में, तत्व हो सकता है और क्या हो सकता है भैया, यौगिक हो सकता है। तत्व और यौगिक दोनों के रासायनिक सूत्र फिक्स्ड होते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको अपन कहते हैं शुद्ध पदार्थ। क्लियर, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो, ठीक है जी, बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने पदार्थ के बारे में बात कर ली। अब देखो उदाहरण के साथ करेंगे तो थोड़ा और मजा आएगा, है ना। आ जाओ उदाहरण निपटाते हैं। तो भाई तत्व में कौन आ गया, तो यहां पर आपका सोडियम आ गया, यहां पर आपका लिथियम आ गया, यहां पर आपका कॉपर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया। जब आप यौगिक की बात करोगे, राइट, इसमें ऑक्सीजन आ गया। जब आप यौगिक की बात करोगे तो भैया इसमें आपका जल आ गया, आपने कहा ओके सर, इसमें आपका नमक आ गया, इसमें आपका H2SO4 आ गया, ओके। अभी जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं इसमें कौन आता है, तो इसमें आता है मिश्रण। इसमें कौन सी चीज आती है, तो इसमें आता है मिश्रण। तो इसमें आता है, बहुत ध्यान से आप सभी देखेंगे, इसमें आता है मिश्रण, बोले तो मिक्सचर। और जो मिक्सचर होता है ये फिर दो भाग में डिवाइडेड हो जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो एक तरफ है हमारे पास समांगी, तो एक तरफ हमारे पास कौन सी चीज है भैया, समांगी मिश्रण हमने कहा, और एक तरफ हमने कहा कि अच्छा समांगी है तो यार विषमांगी भी तो होगा। यहां पर विष का मतलब, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर विष का मतलब जहर बिल्कुल नहीं है, नहीं तो बोलेंगे सर विष मांगी, विष मांग रहा है, बात समझ में, विष मांगी मतलब जो समांगी नहीं है उसको हमने कहा विषमांगी, है ना। तो अशुद्ध पदार्थ जो है ये बेसिकली क्या है, तो ध्यान से देखेंगे तो ये मिश्रण कहलाता है। और ये सब अपन ने कौन सी क्लास में पढ़ा है, तो भैया 9वीं कक्षा में अपन ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, और इसमें आता है समांगी और विषमांगी। अब थोड़ा और क्लासिफिकेशन हो जाए ताकि और कहानी आपको क्लियर हो जाए। तो अब याद करो, अपन पढ़ा करते थे होमोजीनियस मिक्सचर या फिर समांगी मिश्रण, बात समझ में। तो समांगी मिश्रण जो है वो क्या होगा, तो भैया इसमें आ गया विलयन, इसमें कौन सी चीज आ गई, विलयन आ गया। अब विलयन क्या आ गया, तो इसका एक उदाहरण अपन ले लेते हैं कि देखो नींबू, नींबू, ठीक है, और जल, नींबू का रस, ठीक है ना, नींबू का रस, नींबू का रस एवं जल, एवं जल जो है वो एक प्रकार का क्या हो गया, तो भैया विलयन हो गया। अब यदि आप विषमांगी की बात करोगे तो यहां पर दो ऑप्शन और आ जाएंगे अपने पास, और ये सब कुछ अपन ने 9th क्लास में पढ़ा है और इसको अपन 12th में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब आप बात करोगे किसकी, विषमांगी की बात करोगे, तो विषमांगी में अब दो चीजें और आ गई। कौन सी दो चीजें आ गई, बहुत ध्यान से देखना। तो भैया विषमांगी में एक तो आ गया अपना क्या, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, आप इसको बिल्कुल अच्छे से जानते हो, अपन ने पढ़ रखा है, यस और नो। और दूसरा जो है, ठीक है, पहला तो कोलाइडी विलयन आ गया, पहला कोलाइडी विलयन आ गया, और दूसरा जो है निलंबन आ गया। आपने कहा ओके सर, मतलब ये कि अब जाकर मेरे को क्लियर हुआ कि पदार्थ इस प्रकार से हो सकते हैं। और अशुद्ध पदार्थ की जब आप बात करोगे, राइट, तो इनका रासायनिक सूत्र फिक्स्ड नहीं हो सकता, इनका रासायनिक सूत्र जो है वो फिक्स्ड नहीं हो सकता, बात समझ में आई। तो ये कहलाते हैं आपके मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो है इनका फिक्स्ड होता है रासायनिक सूत्र। अब ये हो गए भी पदार्थ। अब ये जो पदार्थ हैं ये बहुत सारे कणों से मिलकर बने हैं, और ये जो कण हैं ये अणु भी हो सकते हैं और परमाणु भी हो सकते हैं। अणु का मतलब क्या, कि दो या दो से ज्यादा परमाणुओं से जो भी चीज मिलकर बनती है
जिसका कोई रासायनिक सूत्र होता है उसको अपन क्या कहते हैं भाई, अणु कहते हैं। तो यहां तक की कहानी आपको क्लियर है। मतलब अब आपकी ये समझ में आ गई कि ओके सर, अपन 9th क्लास का ये एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पर डीप में पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाएं, और हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, राइट, हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि बेसिकली द्रव्य की अवस्था पर असर करती हैं। तो चलो, अपन ने द्रव्य या पदार्थ को समझ लिया, हमने पदार्थ या फिर जो द्रव्य है, हमने पदार्थ या फिर जो द्रव्य है, राइट, इसके बारे में बात कर ली कि पदार्थ और द्रव्य क्या होता है। तो इस तरफ हमारे पास शुद्ध पदार्थ है, उस तरफ हमारे पास जो है अशुद्ध पदार्थ है। चलो, ये कहानी भी अपनी क्लियर हो गई है ना, नोट कर लो। अब चूंकि हमने जब पदार्थ देख लिया तो हमने ये देखा कि भैया ये अलग अलग जो है अवस्था में पाया जाता है। तो पदार्थ वाला कहानी अपनी बिल्कुल हो गई क्लियर, पदार्थ वाली कहानी अपनी जो है वो हो गई क्लियर। बात समझ में आई। एक और चीज, द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, द्रव का मतलब जो है वो होती है अवस्था। द्रव बोले तो क्या, अवस्था। ये ठीक है, बोलो यस सर। चलिए, तो यहां पर पदार्थ है, वहां पर द्रव्य है, ठीक है। और अब इसकी अवस्था जो है ये कौन डिसाइड करता है? तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी पदार्थ की बात करोगे तो कोई पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। समझने की कोशिश करते हैं एक बढ़िया वाला उदाहरण लेकर, है ना। ध्यान से देखना, मैंने कहा भैया मैंने यहां पर ग्लास में जो है पानी लिया हुआ है, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। और मैं कह रहा हूं कि मैंने यहां पर जो है ग्लास में पानी लिया हुआ है, मतलब ये कि यहां पर अंदर की तरफ भरा हुआ है बाबू H2O। यहां पर तो जो है अंदर की तरफ क्या भरा हुआ है, तो H2O भरा हुआ है। अब यदि अंदर की तरफ H2O भरा हुआ है तो आप ध्यान से देखिए, क्या इसमें एक H2O होगा? ग्लास में जो पानी भरा है उसमें एक थोड़ी H2O होगा, एक अणु थोड़ी होगा H2O का। बात समझ में आई? उसमें बहुत सारे अणु होंगे, और वो सारे अणु, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्हें हम अणु कहते हैं हिंदी में, राइट। तो इसके अंदर बहुत सारे अणु होंगे। आपने कहा हाँ सर, सिंपल तो है सर, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी अणु होंगे, राइट, उन सबके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। और वो जो डिस्टेंस होता है ना बाबूजी, उसी से हम बताते हैं अवस्था। उसी से हम क्या बताते हैं, अवस्था। डिस्टेंस से ही हम क्या बताते हैं, अवस्था। क्या बताते हैं, अवस्था। खत्म बात। तो जो भी डिस्टेंस होता है ना कणों के बीच में, उसी से बताई जाती है अवस्था। तो पदार्थ अपन ने देख लिया, द्रव्य हमने देख लिया, वो इनमें से कोई भी हो सकता है। पदार्थ हमने देख लिया, द्रव्य हमने देख लिया, वो इनमें से कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। पर अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पदार्थ और द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, कणों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। और कण कौन से, तो आप जानते हो कि हर चीज दुनिया की छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। बात समझ में आई? तो लिखेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो लिखेंगे कैसे, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, किसी पदार्थ के साथ साथ में नोट करेंगे, किसी पदार्थ के अंदर ढेर सारे कण होते हैं। किसी पदार्थ के अंदर ढेर सारे कण होते हैं। पहली इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसी पदार्थ के अंदर जो है ढेर सारे कण होते हैं। ये जो कण है, बात समझ में आई? ये जो कण होते हैं जिन्हें आप कण कह रहे हो, ये क्या होते हैं, या तो ये अणु होते हैं या फिर ये परमाणु होते हैं। बस, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। जो कण हैं वो या तो अणु हो सकते हैं या फिर परमाणु हो सकते हैं, या फिर जो है आयन भी हो सकते हैं। हाँ जी ठीक है, आयन भी हम पढ़ चुके हैं, यहां तक भी ठीक है। तो या तो ये अणु हो सकते हैं, या तो ये परमाणु हो सकते हैं, या फिर ये आयन हो सकते हैं। मतलब कि या तो ये एटम हो सकते हैं, या तो ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर ये आयन हो सकते हैं। सिंपल सी कहानी। तो मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि भैया अवस्था की यहां पर बात है, ठीक है। तो अवस्था जो है, किसी पदार्थ के अंदर ढेर सारे कण होते हैं, और इन कणों के बीच में दूरी, इन कणों के बीच में दूरी, इन कणों के बीच की दूरी से, बीच की दूरी से, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन कणों के बीच की दूरी से
हम उस पदार्थ बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, और इन कणों की बीच की दूरी से, और बहुत ध्यान से देखिएगा, और इन कणों की बीच की दूरी से हम उस पदार्थ की अवस्था का पता लगाते हैं। ओके, पता लगाते हैं। तो इतना तो कर लोगे, इतना तो अपने 9th में भी पढ़ा है, इतना तो कर लोगे ना, मतलब इसमें कुछ भी रटने जैसा तो नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात। देखो भाई, सिंपल सी बात, अपन थोड़ी काम की बात करते हैं। कक्षा 11वीं का सिलेबस बहुत ज्यादा है, बात समझ में आई? तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आप रट के तो खत्म नहीं कर सकते, रट के खत्म कर सकते हो पर रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा, बात समझ में आई? दूसरी बात ये, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सब बच्चे को बहुत सारा इंटरेस्ट है नहीं पढ़ाई लिखाई में, और वो प्रेशराइज करने से इंटरेस्ट आने वाला भी नहीं है, ये कहानी भी बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, साइंस पढ़ रहे हैं अपन, बात समझ में? तो वन थिंग इज क्लियर हियर कि अपने को करना क्या है, कॉमन सेंस यूज करना है। अपने को कौन सी चीज यूज करनी है? कॉमन सेंस। आप जितना कॉमन सेंस यूज करोगे, जितना अपने पूरा नॉलेज को यूज करोगे, राइट, उतने जल्दी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, किसी पदार्थ के अंदर ढेर सारे कण होते हैं और इन कणों के बीच की दूरी से हम उस पदार्थ की अवस्था का पता लगाते हैं। बात समझ में आई? तो जब आप बात अवस्था की करते हो, है ना, जब आप बात किसकी करते हो? अवस्था की करते हो, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कणों की बीच की दूरी पर। बात समझ में आ गई? तो जब आप अवस्था की बात करते हो तो आपको फोकस करना है किस पर? कणों के बीच की दूरी पर, ठीक है? अब हर पदार्थ के लिए जो कणों के बीच की दूरी है वो अलग अलग होगी, यदि हम अवस्था की बात करें तो। बात समझ में आ गई? इतना तो नोट करो, पक्का? तो अवस्था बोले तो किसी पदार्थ के अंदर ढेर सारे कण होते हैं और इन्हीं कणों के या इन कणों के बीच की जो दूरी होती है उससे हम उस पदार्थ की अवस्था का पता लगाते हैं। बात समझ में आई? और इन दूरी को दो ऐसे गुणधर्म या प्रॉपर्टीज हैं, और ये जो दूरी होती है कणों के बीच के, इस पर दो गुणधर्म या प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करती है। कौन सी? बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला टेम्परेचर बोले तो तापमान, दूसरा दाब बोले तो प्रेशर। बात समझ में आई? और इन दूरी को हम परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बात समझ में आई? इन दूरियों को हम बदल सकते हैं या तो तापमान से या फिर प्रेशर यानी कि दाब से। क्लियर है कहानी? तो एक चीज तो क्लियर हो गई, अपन सब सीख गए, अपन सीख गए तगड़ा वाला कि किसी पदार्थ के अंदर ढेर सारे कण होते हैं और इन कणों के बीच की जो दूरी होती है उससे हम उस पदार्थ की अवस्था का पता लगाते हैं। चलो, अवस्था का पता लग गया, बात समझ में? अब आप मुझे एक बात बताओ, दूरी में परिवर्तन, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं दूरी में परिवर्तन, बहुत ध्यान से देखिएगा। दूरी में परिवर्तन बोले तो अवस्था में परिवर्तन। तो अब हम जाकर अपना कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हुआ, मतलब बहुत ध्यान से देखिएगा, चैप्टर की यही कहानी है। रटने का सवाल ही नहीं पैदा होता, पर समझेंगे अपन सब मिलकर इतने अच्छे तरीके से कि कैसा भी सवाल पूछ लिया जाए सीधे अपने को दिमाग के अंदर क्लिक होगा। मतलब अवस्था में परिवर्तन मतलब दूरी में परिवर्तन। अरे बाबा, अवस्था में परिवर्तन, बहुत ध्यान से देखिएगा, अवस्था में परिवर्तन, या उल्टा लिखा है अपन ने, अपन लिखेंगे कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन। बहुत ध्यान से देखेंगे, कणों की बीच की दूरी में परिवर्तन। बात समझ में आई? कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन बोले तो बहुत ध्यान से देखना, मतलब कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन बोले तो अवस्था में परिवर्तन। तो यदि आप अवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हो तो आपको लाना पड़ेगा जिन भी कण से वो पदार्थ मिलकर बना हुआ है उनके बीच की दूरी में परिवर्तन बोले तो आपका अणु और परमाणु या फिर आयन, इनसे मिलकर बना हुआ कोई भी पदार्थ। बात समझ में आई? तो कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन बोले तो अवस्था में परिवर्तन। अब लिखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था
में परिवर्तन, इतना कर लोगे? बोलो यस सर। अवस्था में परिवर्तन, खत्म खेल। ये लो, ये लो, खत्म। तो अब यदि अवस्था में आपको परिवर्तन करना है तो अब कणों के बीच की दूरी में यदि परिवर्तन होगा तो सीधे सीधे कहानी यह है कि परिवर्तन किसमें होगा? अवस्था में परिवर्तन होगा। कणों के बीच में दूरी में यदि परिवर्तन आपको कर दिया आपने तो अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अब इस कहानी को बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब हम कहते हैं ठोस है, जब हम क्या कहते हैं भैया ठोस है, इसका मतलब ये कि कणों के बीच की दूरी बहुत कम है। समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की इसको हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा भैया सुनो, अवस्था का लेना देना किससे है? राइट, मैंने कहा अवस्था है ना, आपने कहा ओके सर। अब अवस्था का जो लेना देना है वो किसके साथ में है? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है, अवस्था का लेना देना किसके साथ में है? कणों के बीच की दूरी। तो अवस्था डिपेंड किस पर करती है? कणों के बीच की दूरी। ठीक है, बोलो यस सर, खत्म बात। तो भैया कणों के बीच की जो दूरी होगी उस पर डिपेंड करेगी कौन? अवस्था। तो कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन हो गया तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। और यही तो अपने को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, यही तो अब हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अवस्था जो है वो डिपेंड किस पर करेगी? कणों के बीच की दूरी पर करेगी। पक्का बोलो यस सर। समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कहा भैया सुनो, मजा नहीं आ रहा, एक डिब्बा बनाते हैं अपन। ये डिब्बा बनाया, मैंने कहा और मजा नहीं आ रहा, एक डिब्बा अपन और बनाते हैं। ये डिब्बा बनाया और एक डिब्बा बाबू यहां पर अपन और बनाते हैं। बनाया एक डिब्बा और। ये जो डिब्बे की बाउंड्री थी, अब डिब्बा बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखना। तो भाई ये बनाया मैंने एक डिब्बा। क्या बनाया? तो ये मैंने बनाया एक डिब्बा। यहां पर मैंने फिर एक बनाया क्या? तो डिब्बा। यहां पर मैंने फिर एक बनाया क्या? तो डिब्बा। ये ठीक है? पक्का। अब ये 3 डिब्बे हैं। अब इसमें ना एक ही पदार्थ है। अब इसमें क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ही पदार्थ है, पर डिफरेंस क्या है वो बताते। देखो डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। डिफरेंस क्या है वो देखिएगा। आप कौन सा रंग ले? ये वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं। ठीक है, चलो। नहीं यार, ये वाला लेते हैं। ठीक है, अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैंने यहाँ पर जो है पदार्थ बनाया हुआ है और यहाँ पर जो कण है आपको उनके बीच की दूरी दिख रही होगी, बहुत कम दूरी है, पास पास में बिल्कुल कण है। बात समझ में आई? बोला यस सर। ये तो कर लोगे? चलो। चलो ये हमने कर लिया यहां पर, ये ठीक है, पक्का। अब यदि आप देख रहे हो तो भैया कण जो हैं उनके बीच में बहुत कम दूरी है। बात समझ में आई? अब यदि हम दूरी बढ़ा देते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, दूरी यदि हम बढ़ा देंगे तो कण जो है इतने दूर दूर हो जाएंगे, है ना? कण जो है वो दूर दूर हो जाएंगे। देखो 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 देखो, हमने यदि दूरी और बढ़ा दी, हमने कहा भैया दूरी और बढ़ा दी सर, और बढ़ा दी, और बढ़ा दी, दूरी जो है वो और बढ़ा दी, ऊपर तक पहुंच गए। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा, 3 अलग अलग अवस्थाएं। तो यहां पर जो दूरी है, कणों के बीच की जो दूरी है ना यहां पर, राइट, वो कैसी है? दूरी बहुत कम है। बात समझ में आ रही है? यहां पर जो दूरी है, अंतः कण के बीच में जो दूरी है, बात समझ में आई, वो ज्यादा है। और यहां पर जो दूरी है ना भैया वो तो भयंकर ज्यादा है। कैसी है? बहुत ध्यान से देखिएगा, भयंकर ज्यादा है। अच्छा ठीक है, तो आपने कहा सर ओके ना, ठीक है ना? तो दूरी जब बहुत कम रहेगी ना तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये कहलाएगा ठोस। तो यदि ये ठोस कहलाएगा तो ये क्या कहलाएगा? ध्यान से देखेंगे तो ये कहलाएगा द्रव्य, नहीं द्रव। तो क्या कहलाएगा? तो बेटा ये द्रव कहलाएगा। और ये जो है ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा गैस। अब ठीक है,
पक्का। चलिए, तो इस तरीके से जो है ठोस मिल गया, द्रव मिल गया और गैस मिल गया। तो कुल मिलाकर ये है कि कणों के बीच की जो दूरी है उससे पता हम लगाते हैं किसका, अवस्था का। और दूरी में परिवर्तन बोले तो, दूरी में परिवर्तन बोले तो अवस्था में परिवर्तन, देखो ये लिखा है। दूरी में परिवर्तन बोले तो अवस्था में परिवर्तन, किधर तो भी लिखा है मैंने अभी, हाँ ये नहीं यार, इधर ही तो लिखा था अभी। दूरी में परिवर्तन बोले तो अवस्था में परिवर्तन, किधर गया, किधर गया, ये लो, बात समझ में आई। तो कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन बोले तो अवस्था में परिवर्तन, ये ठीक है, ये कहानी अब आपके समझ में आ गई। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो मैं कह रहा हूं कि कणों के बीच की दूरी में यदि मैं परिवर्तन कर दूंगा तो अवस्था में परिवर्तन आएगा। तो दूरी में परिवर्तन दो तरीके से किया जा सकता है, बात समझ में आई, और बस कॉन्सेप्ट क्लियर। तो दूरी में परिवर्तन जो है, बहुत ध्यान से देखेंगे, दूरी में परिवर्तन जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है, और यहीं से आपका जो चैप्टर है वो शुरू होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, दूरी में परिवर्तन दो तरीके से किया जा सकता है। दूरी में परिवर्तन दो तरीके से किया जा सकता है, तापमान के द्वारा, राइट, तापमान के द्वारा, या रुको, तापमान और दाब, मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें यदि हम परिवर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूरी में क्या होगा, परिवर्तन होगा ही होगा। तो दूरी में परिवर्तन तापमान और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, खत्म बात। अब मेरे को बताओ कौन सी हायर साइंस, अपन नहीं जानते कोई हायर साइंस वाइंस को, अपन सीधे 9th क्लास की बात कर रहे हैं। तो 9th क्लास से अपन एक बात तो सीख गए कि सर बहुत बढ़िया, बहुत सही, ये एक बात तो अपन सीख गए कि भैया अवस्था जो है वो किसी पदार्थ के अंदर कैसे बताई जाती है, कणों के बीच की जो अंतः कणों की दूरी है, क्लियर, उससे हम अवस्था का पता लगाते हैं। और तीन प्रकार की सामान्यतः अवस्थाएं होती हैं। हम अभी प्लाज्मा और बोर आइंस्टीन कंडेंसेट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये जो तीन प्रकार की अवस्थाएं आप देख रहे हो, इन सबको डिफाइन क्या करता है, उनके जो भी कण से मिलकर ये बने हुए हैं उनके बीच की दूरी, क्लियर है, बोलो यस सर। तो जितनी दूरी कम होगी उतनी ज्यादा उसका घनत्व होगा और वो ठोस की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वो द्रव हो जाएगा, दूरी और कम होगी वो कैसा हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तीनों डायग्राम्स मुझे आपकी खोपड़ी के अंदर और आपकी कॉपी के अंदर चाहिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ रहे हैं आगे, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो आपने ये वाली कहानी को नोट कर लिया है, कहानी बड़ी शानदार है, आपको ये समझ में आ गया कि हाँ सर, चलो, मतलब अवस्था जो है उसको अपन पता लगाते हैं कणों के बीच की दूरी से, और यदि कणों के बीच की हम दूरी में परिवर्तन कर दें, दूरी में परिवर्तन यदि हम कर दें, बात समझ में आई, तो इससे जो है अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा। और अवस्था में परिवर्तन आने के लिए अपने को दो चीजें करनी पड़ेगी, अपने को या तो तापमान के साथ खेलना पड़ेगा या तो अपने को दाब के साथ खेलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कक्षा 9वीं में ये डायग्राम देखा करते थे, ये नहीं, इसके पड़ोस वाला। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ध्यान से देखो, आप पाएंगे कि सर देखो यहां पर ना ठोस है, और यदि इस ठोस को हम जो है गैस में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें ऊष्मा देंगे। चलो, अब जब भी अवस्था परिवर्तन की बात आती है ना, आपके दिमाग में सबसे पहले आता है सर तापमान में परिवर्तन कर देंगे तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है, पर अधूरी जानकारी, ना सिर्फ तापमान पर जो अवस्था होती है, बात समझ में आई, अवस्था जो होती है उसमें परिवर्तन दो चीजों के कारण होता है, और वो है, पहला है भैया ताप, और दूसरा जो है ना वो है दाब। अब आप बोलेंगे सर ऐसे तो आयतन भी है, फिर तो ताप और दाब को यदि हम छेड़ेंगे तो आयतन में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप कोई चीज ठोस में है, आप यदि उसमें ऊष्मा देते हैं, राइट, तो देखो वो द्रव में भी जा सकती है, गैस में भी जा सकती है। यदि वो चीज द्रव में जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, संगलन, या फिर आप इसको कह सकते हैं गलना। क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इसको गल जाना। कोई ठोस वस्तु यदि है, यदि वो द्रव में परिवर्तित हो रही है तो हम उसको कहते हैं गलना या फिर पिघलना। तो एक काम करते हैं, हम इसको गलना की जगह पिघलना लिख देते हैं, ये सही रहेगा।
हम इसको जो है गलना की जगह क्या लिख देते हैं भैया, तो पिघलना, तो इसको हम लिख देते हैं गलना की जगह पिघलना। बात समझ में आई। और पिघल यदि कोई चीज रही है इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई चीज पिघल रही है इसका मतलब यहां पर छुपा हुआ है गलनांक। यहां पर कौन सा शब्द छुपा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर यहां पर छुपा हुआ है गलनांक। चलो तो यहां पर छुपा हुआ है गलनांक। डेफिनेशन क्लियर, बोलो यस सर। तो ऐसा तापमान, नॉलेज को भी बढ़ाते चले क्योंकि सब कुछ काम आने वाला है, इसके बाद वाले चैप्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग है। बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई आपका ठोस है, ऐसा तापमान जिसपे जो ठोस होता है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस तापमान को हम कहते हैं गलनांक। और इसका उल्टा, यानी कि ऐसा तापमान जिसपे कोई द्रव जो है वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जम जाता है, उसको भी अपन कहते हैं गलनांक। तो जिस तापमान पे, बहुत शानदार कहानी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं भैया जिस तापमान पे, ध्यान से देखना, जिस तापमान पे ठोस द्रव में परिवर्तित होगा, जिस तापमान पर ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित होगा, उसी तापमान पे जो द्रव होगा वो ठोस में भी परिवर्तित होगा। और इन दोनों ही सिचुएशन में जो तापमान होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गलनांक। बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, और यही क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। अच्छा जी, ठोस से द्रव्य वाली बात तो हो गई। चलो अब एक काम करते हैं अब एक ऐसे तापमान की बात करते हैं जिसमें द्रव से हम बना रहे हैं गैस। तो हमने कहा भैया द्रव से जो है कोई चीज कैसी हो रही है, वाष्पीकृत हो रही है, यानी कि द्रव जो है उससे वो गैस में परिवर्तित हो रही है। मतलब कि द्रव से कोई चीज गैस बन रही है तो हो रहा है वाष्पीकरण। तो क्या हो रहा है, तो भैया हो रहा है वाष्पीकरण। क्लियर? तो यदि वाष्पीकरण हो रहा है इसका मतलब ये कि एक ऐसा तापमान होगा जिसमें कोई भी वस्तु, एक ऐसा तापमान होगा जिसमें कोई भी वस्तु जो है उसको गर्म करेंगे यदि हम, राइट, तो द्रव से परिवर्तित हो जाएगी गैस में। तो उस तापमान के लिए फिर हमने बनाया क्वथनांक। उसके लिए हमने क्या बनाया, तो भैया उसके लिए हमने बनाया क्वथनांक। तो यार उधर तो लिख दिया, तब ऐसा कैसे लिखूं, तो यहां पर लिख देता हूं। तो इसके लिए हमने बनाया क्वथनांक। क्लियर है, बोलो यस सर। तो बेटा इसके लिए हमने क्या बनाया, क्वथनांक बनाया। तो एक ऐसा तापमान जिसपे कोई द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो रहा है, या फिर जो गैस है वो द्रव में परिवर्तित हो रही है, तो ऐसे तापमान को हमने कहा क्वथनांक। क्लियर? और जब आप बात करते हो पता है किसकी, क्वथनांक की, तो यहां पर दो चीजें आती है, ध्यान से देखना। देखो द्रव से गैस में परिवर्तित होना क्या हो जाएगा, आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। जब आप पानी को गर्म करते हो ना तो वाष्पीकृत होकर वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई? तो जिस तापमान पर वो भाप में परिवर्तित होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक। जिस तापमान पर द्रव जो है वो भाप में परिवर्तित होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, क्वथनांक। यहां तक ठीक, बोलो यस सर। अब यदि यहां तक ठीक है तो कुछ और ठीक चीजें करते हैं। देखो कैसे अब जो गैस है, गैस को यदि आप संपीड़ित करोगे, आप बोलोगे संपीड़ित क्या, तो संपीड़ित का मतलब होता है उस पर दबाव लगाकर उसके मॉलिक्यूल्स को पास पास लाने की कोशिश करना। बात समझ में? तो आप यदि गैस के मॉलिक्यूल्स पर, कणों पर यदि आप बल लगाएंगे, आप यदि प्रेशर लगाएंगे तो उसके आप घनत्व बढ़ा देंगे, यानी कि वो हो जाएगा संघनन। क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। और गैस जो है वो परिवर्तित हो जाएगी किसमें, द्रव में। गैस जो है वो परिवर्तित हो जाएगी किसमें, भैया द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। और जिस तापमान पे वो परिवर्तित होगी उसको भी अपन बोलेंगे क्वथनांक। बात समझ में आ गई? बहुत शानदार कहानी। ठीक है जी, चलिए। तो पहला वाला जो भाग है उसमें अपन ने देखा था गलनांक के बारे में, अभी हम बात कर रहे हैं क्वथनांक के बारे में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें द्रव जो गैस में परिवर्तित हो जाता है, ऑलरेडी आप देख रहे हो, वो कहलाता है वाष्पीकरण। और ऐसी प्रक्रिया जिसमें गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी उसको अपन बोलेंगे संघनन। क्लियर है कहानी? तो सुनो ना, 11th आप पढ़ रहे हो, बोलो यस सर, पढ़ ही रहे हैं वो तो। 12th भी आप पढ़ोगे, इसके बाद पढ़ोगे ना कि बीच में से पढ़ाई छोड़ने का इरादा है, ऐसा मत करना बाबू, है ना, शादी नहीं होगी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं 11th तो आप पढ़ ही रहे हो, 12th जो है वो भी आप पढ़ोगे। और यदि आप 12th पढ़ोगे तो उसके बाद आप क्या क्या दोगे, CUET दोगे यार, उसके बाद आप JEE दोगे, उसके बाद आप नीट दोगे, उसके बाद जो है आप अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, कुछ PAT वाले होंगे वो भी तो ये पढ़ रहे होंगे अभी। बात समझ में? इसका मतलब ये कि जितनी चीजों की आप परीक्षाओं में, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ोगे वहां पर यहां से कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना।
इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को एकदम अपने को डीप में एकदम इफेक्टिव तरीके से क्लियर करके चलना है। और जैसा कि आप जानते हो कि भैया केमिस्ट्री नीट की बात करें, जेडब्ल्यू की बात करें या फिर सीयूईटी की बात करें, यदि आपने केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक के एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। बात समझ में? इसलिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट को, अब कुछ बच्चे बोलोगे सर हमने ये 9th में पढ़ लिया है सर, जल्दी से आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल बढ़ेंगे बेटा, पर पहले पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर बढ़िया से सेट कर ले। ठीक है जी, चलिए। तो द्रव से गैस होगा वाष्पीकरण, गैस से द्रव जो है वो होगा कंडेंसेशन यानी कि संघनन। ऑन द सेम वे यदि हम बात करते हैं ठोस से गैस, अब ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं ना, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना, वो कहते हैं भाई हम द्रव नहीं होते, हम ठोस हैं, हमको आप गर्म करोगे हम सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएंगे, जैसे कि कपूर। बात समझ में? जैसे कि कपूर हो गया, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, जैसे कि आपकी नेफ्थलीन की गोलियां हो गई, ये ठोस से सीधे परिवर्तित हो जाती है किसमें? गैस में। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे हम इसको? तो इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। और यदि इसकी ऑपोजिट हो रही है, मतलब गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो रहा है, इसका ऑपोजिट बोले तो गैस से सीधे ठोस में यदि परिवर्तित हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे निक्षेपण। क्या बोलेंगे? निक्षेपण। बोलो यस सर। अब आपको सारी कहानी क्लियर है, अब आपको सारी कहानी क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए भैया, तो अब यदि आपको सारी कहानी क्लियर है तो अब देख लेते हैं कि अब देखो, यदि आपको कहानी क्लियर है ना, अब इस चैप्टर के अंदर हम जो भी चीज देखेंगे, राइट, उसका लेना देना सीधे सीधे इसी के साथ में। ठीक है, तो संगलन देख लिया, जमना देख लिया, ऊर्ध्वपातन देख लिया, निक्षेपण देख लिया, वाष्पीकरण देख लिया, संघनन देख लिया। साथ में हमने गलनांक की भी बात कर ली, हमने क्वथनांक की भी बात कर ली, हमने अवस्थाओं की भी बात कर ली, हमने ये भी जान लिया कि बाबूजी सुनो, कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन करोगे ऑटोमेटिकली अवस्था में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। बहुत शानदार कहानी। ठीक है जी, चलो अब जब आपने पूरा नोट कर लिया तो हम बढ़ते हैं आगे। अब जब आपने पूरा नोट कर लिया तो हम बढ़ते हैं आगे, आगे। ठीक है, चलो पक्का, चलो आओ। कहानी की शुरुआत जब होती है तो बेसिकली इस चैप्टर में अपने को 3 चीजें पढ़नी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो अपने को पढ़ना है अंतरा आणविक बल, क्योंकि पदार्थ कब बनता है? जब अणु आपस में कनेक्ट होते हैं तब निर्माण होता है किसका? द्रव्य का या फिर पदार्थ का। बात समझ में आ गई? तो एक तो अपने को पढ़ना है अंतरा आणविक बल के बारे में, साथ में जो है हमको बात करनी है किसके बारे में? भैया गैस के नियम के बारे में। ठीक है, और साथ में अपने को बात करनी है, ध्यान से देखिएगा, हमको बात करनी है कि आदर्श गैस क्या होती है, गतिज ऊर्जा का गैस से क्या लेना देना होता है, और हम बात करेंगे किसके बारे में? द्रव की जो अवस्था होती है उसमें 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक तो भैया वेपर प्रेशर, जिसको आप वाष्प दाब कहते हो, दूसरा जो है वो है पृष्ठ तनाव, जिसको आप सरफेस टेंशन कहते हो, और तीसरा जो है वो है श्यानता। क्या है? श्यानता, जिसको हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। अरे गाढ़ापन रे बाबा। ठीक है, तो ये 3 चीजें अपन पढ़ेंगे, आ जाओ। तो ये 3 चीजें अपन पढ़ेंगे, बात समझ में आ गई? कौन सी 3 चीजें? बहुत ध्यान से देखिएगा, लिख दे रहा हूं। इस पूरे चैप्टर को हम एक फ्लो चार्ट बनाकर सीधे अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो परिचय है, डीप में कुछ नहीं पढ़ेंगे, पर जिस जिस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसको बढ़िया तरीके से अपन समझ लेते हैं। बात समझ में आ गई? बोला यस सर। बहुत शानदार कहानी, देखो। हाँ जी, पार्ट 1, पार्ट 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 3, ठीक, और पार्ट 4 में हमने कुछ एक पार्ट्स को डिवाइड कर लिया। चलो ये पार्ट 4 हो गया। ठीक है, चलिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से आएंगे? पार्ट 2 से आएंगे, बहुत ध्यान से देखना है ना। आ जाओ। अच्छा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। पहले टॉपिक में हम देख रहे हैं भैया अंतरा आणविक बल।
बात समझ में आई। हम बात कर रहे हैं अंतरा आणविक बल के बारे में, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख दिया अंतरा आणविक बल। तो हम बात कर रहे हैं अंतरा आणविक बल के बारे में, ठीक है। अब ये वो बल होता है जिससे क्या डिसाइड होती है पता है आपको? देखो, जिससे डिसाइड होती है अणुओं के बीच में दूरी कितनी है, जिससे ये डिसाइड होती है कि कणों के बीच में दूरी कितनी है, राइट। तो इसमें अपन मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं, सीधी लाइन बनाना पड़ेगा यार, रुको यार। इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट बोलो यस सर। भैया इसमें हम पढ़ते हैं क्या, इसमें हम पढ़ते हैं कणों के बीच में, और कण कौन से, तो अणुओं के बीच में बेसिकली, बात समझ में आई। तो इसमें जो है हम बात करते हैं कणों या अणुओं के बीच की दूरी, कणों या अणुओं के बीच की दूरी के बारे में हम इसमें बात करेंगे, और इसको हम बोलेंगे अंतरा आणविक बल। तो जितना ज्यादा अंतरा आणविक बल होगा, राइट, उतना ज्यादा हम कणों के बीच की दूरी को कैसा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और अब आप अच्छे से जानते हो, बोलो यस सर। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कणों के बीच की जो दूरी होगी उससे हम किसका पता लगा सकते हैं, अवस्था का, यानी कि स्टेट का पता लगा सकते हैं। बात समझ में आई। तो इसमें ना हम अणु के प्रकार भी पढ़ेंगे, इसमें जो है हम एक और चीज पढ़ेंगे कि भैया अणु के प्रकार, अणु के प्रकार, और दो प्रकार के हम अणुओं के बारे में बात करेंगे। एक होगा आपका पोलर, जिसमें पोल्स होंगे, बात समझ में आ रही है, डाइपोल, और दूसरा होगा आपका नॉन पोलर, जिसमें कोई भी आपका जो है पोल नहीं होंगे। तो अणु के प्रकार में हम दो देखेंगे, एक होगा द्विध्रुव और दूसरा वाला जो है वो द्विध्रुव बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हम दो चीजें देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो हम देखेंगे पोलर, तो एक तो हम देखेंगे पोलर, और दूसरा जो है वो होगा आपका नॉन पोलर। अच्छा, एक पोलर तो दूसरा वाला जो है वो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक यदि पोलर है तो दूसरा वाला जो है वो क्या होगा, नॉन पोलर। पर यदि हम उदाहरण ले तो जल्दी समझ में आएगा। तो देखो, पोलर का मतलब होता है कि दोनों तत्व अलग अलग होना। अच्छा, ये बात कैसे, तो मैंने कहा भैया यहां पर H है और यहां पर Cl है, तो एक तत्व आपका जो है धनात्मक है, दूसरा वाला जो है वो ऋणात्मक है। तो ऐसे अणुओं को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर पोलर आपके अणु। दूसरा आप नॉन पोलर ले लो, तो इसमें अब कौन आ गया, तो इसमें H2 आ गया, इसमें O2 आ गया, इसमें जो है आपका Cl2 आ गया। तो ये कुछ ऐसे अणु हैं जो कि हैं बेसिकली नॉन पोलर। बात समझ में? तो एक तरफ है पोलर, एक तरफ है कैसा, नॉन पोलर। ये हम बात करने वाले हैं किसमें, अंतरा आणविक बल में। और सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो है ना प्रकीर्णन बल, डिस्पर्जन फोर्स या लंडन बल या द्विध्रुव बल भी है, इन सबसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा आसान है। अगली वाली जो क्लास होगी, पहली वाली क्लास, उसमें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं निपटाऊंगा। बात समझ में? इसमें घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है, बहुत आसान है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। ठीक है जी, चलिए। तो ये पहला वाला भाग था। अब दूसरा वाला जो भाग है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है भैया गैस के नियम। किसके नियम? गैस के नियम। अब आप बोलोगे सर बहुत खतरनाक होगा। अरे काय का खतरनाक, अभी देखते हैं जरूर। देखो, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, जो लॉज हैं, किसके बारे में, गैसेस के बारे में। तो हम बात करेंगे गैस के नियम के बारे में। ध्यान से देखिएगा, हम बात करेंगे गैस के नियम के बारे में। और ये जो गैस के नियम है ना, बात समझ में आई, ये जो गैस के नियम है ये कितने हैं, तो भैया 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। पहला, रुको, तो ये है 4, ये है 4 4 4 4 4। कौन सा? पहला, फिर मैं कह रहा हूं दूसरा, फिर मैं कह रहा हूं तीसरा, फिर मैं कह रहा हूं चौथा। बात समझ में? तो ये 4 जो हैं वो गैस के नियम अपने को पढ़ने हैं। इसमें कौन से हैं? बॉयल, चार्ल्स, गैलुसेक, एवोगाड्रो। बात समझ में? तो इसमें भैया कौन से हैं, तो एक है बॉयल, चार्ल्स, ठीक है, इसके बाद गैलुसेक, लूसेक, ठीक है, और लास्ट में जो है वो है एवोगैड्रो। आप याद करो कक्षा 9वीं के वो दिन जब आपने पहली बार केमिस्ट्री या विज्ञान में
न्यूमेरिकल्स देखे थे, गणितीय आपने प्रश्न देखे थे, राइट? तो वहां पर आपने सुना था आवोगाद्रो के बारे में, आवोगाद्रो के बारे में। किसके बारे में? तो आवोगाद्रो। तो भैया बॉयल है, चार्ल्स है, गैलोसिक है और आवोगाद्रो है, इन सबके हम नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सर देखो 11th में पढ़ रहे हैं, अजीब अजीब से नाम है, पक्का मुश्किल होंगे। भैया कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कहानी बहुत शानदार है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक डिब्बा है, मेरे पास प्रेशर कुकर है, चलो ये मेरे पास जो है क्या है, तो भैया प्रेशर कुकर है, ये सीटी बनाई अपन ने। अब मेरे पास जो है प्रेशर कुकर है, हमने उसकी वहां पर सीटी बना दी और इसके अंदर हमने जो है जल डाल दिया, जल 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 जल, और नीचे से इसको गर्म करना शुरू किया, और नीचे से इसको गर्म करना हमने शुरू किया, और नीचे से इसको गर्म करना हमने शुरू किया। अब क्या है? तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं तापमान बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जब अपन तापमान बढ़ाते हैं तो अंदर प्रेशर भी बढ़ने लगता है। बिल्कुल सही बात, कॉमन सेंस, नॉर्मल साइंस। तो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे, जितना जितना हम गर्म करेंगे, उतना जो है अंदर की तरफ ताप क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये बढ़ाया तापमान, फिर बढ़ा ताप, फिर बढ़ाया तापमान, फिर बढ़ा दाब। बात समझ में? तो ताप बढ़ाते जाओगे, दाब बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, प्रेशर जो है वो कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो तापमान बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है। आपने कहा सर ये क्या है? तो कॉमन सेंस वाली बात है, ढक्कन लगा है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो भाई बढ़ाना, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ प्रेशर, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना भी प्रेशर बढ़ेगा। तो ये किसका नियम हो गया? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हो गया गैलोसिक का नियम, जिसमें हम कहते हैं कि भैया जैसे जैसे आप जो है प्रेशर बढ़ाते जाओगे, बहुत ध्यान से सुनना है, हमने कहा जैसे जैसे आप जो है क्या बढ़ाते जाओगे, तो आपने कहा सर बहुत आसान है, जैसे जैसे आप जो है टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। आपने कहा अरे सर ये तो बहुत ही हलवा वाला लॉजिक है। अरे भाई बहुत आसान है, ठीक है। तो ये बहुत शानदार है कि जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा। अब देखो ऊपर वाले ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे। सबसे ऊपर लिखा है दाब और आयतन के बीच में संबंध। अब देखना जब प्रेशर बढ़ता है ना तो आयतन कम हो जाता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो आयतन जो है वो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। समझते हैं इस कहानी को। मैंने कहा मेरे पास ना यहां पर एक ऐसा सिलेंडर है, भाई ये नीचे से बंद है, इंजेक्शन की अपन बात कर रहे हैं, नीचे से बंद है, और यहां पर जो है गैस भरी हुई है, और ये यहां पर अपने पास एक पिस्टन है, ये यहां पर अपने पास एक क्या है? तो पिस्टन है। अब ऊपर से आप क्या लगा रहे हो? तो आपने कहा सर ऊपर से दाब लगा रहे हैं। अब जैसे जैसे आप दाब लगाओगे वैसे वैसे जो आयतन है, जितना आप लगाओगे दाब, उतना जो आयतन है वो कैसा होगा? कम होता जाएगा। अरे बाबू बहुत शानदार। मतलब ये कि जितना आप दाब बढ़ाएंगे उतना आयतन कम होता जाएगा। आपने कहा सर ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, मतलब दाब बढ़ाने पर आयतन कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। दाब बढ़ाने पर आयतन कैसा हो रहा है? तो कम हो रहा है। बोले तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ 1/P। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना आयतन जो है वो कम होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती। कुछ इसी तरीके से ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम बढ़ाने पर तापमान बढ़ने लगता है। कुछ इसी तरीके से आयतन और मात्रा को हम किससे दर्शाते हैं? आप याद करो, मोलों की संख्या से दर्शाते हैं। मोलों की संख्या से हम मात्रा को दर्शाते हैं। बोलो यस सर। तो यदि हम यहां पर बात करेंगे तो ये हो गया ऐसा, ये ठीक। आपने कहा ओके सर। तो आपकी एक बात समझ में आ गई कि सर देखो 4 गुणधर्म हैं। आपकी एक बात समझ में आ गई कि सर देखिए 4 गुणधर्म हैं जिसके बारे में हम कक्षा 9वीं में पढ़ा करते थे, और वो 4 कौन से गुणधर्म हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। एक है आपका आयतन, एक गुणधर्म जो है बाबूजी वो कौन सा है? आपका आयतन। दूसरा जो गुणधर्म है वो है दाब, तीसरा है ताप, और चौथा है मात्रा।
तो ये जो चार गुणधर्म है ना, इनके बीच में जो रूल बनते हैं आपस में, उन्हीं को हम कहते हैं गैस के नियम। वो लिखा, और यहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यहीं से निर्माण होता है आइडियल गैस इक्वेशन का। किसका? गैस समीकरण का। क्लियर? बोलो यस सर। तो बहुत आसान, मतलब ये कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम में कमी आती है, तापमान बढ़ाने पर वॉल्यूम यानी कि आयतन बढ़ जाता है, तापमान बढ़ाने पर दाब भी बढ़ जाता है, और आपका भैया देखो जितनी संख्या होगी मोलों की, जितनी मोलों की संख्या होगी उतना ज्यादा क्या होगा? आयतन होगा। अरे भाई कम मोल हैं तो कम आयतन में होंगे, ज्यादा मोल यदि हैं तो ज्यादा आयतन में होंगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बोले तो कहानी बिल्कुल सिंपल है। तो ये चार प्रकार के आपको जो नियम दिख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं गैस के नियम, और यहीं से आता है क्वेश्चन, राइट। और कौन सी चार प्रॉपर्टीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं तो कह रहा हूं यार टैटू बनवा लो, चारों प्रॉपर्टीज के नाम यहां पर लिख लो, बढ़िया से टैटू बनवा लो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कौन से चार? तो आयतन है, दाब है, ताप है, और नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की संख्या है। और यहां पर जाकर ये कहानी जो है वो शुरू होती है। तो गैस का जो नियम है वो दूसरा वाला भाग है, जहां पर कौन से चार चीजों को हम देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम यहां पर इन चार चीजों के बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है। मैं कह रहा हूं टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मोल्स है, और इनके बेसिस पर हमने बनाए गैस के नियम। क्लियर? तो पहला वाला पार्ट ये है। जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम ये दूसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे, फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो हम तीसरा वाला पार्ट पढ़ेंगे, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे हम वो भी देख लेते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम बात करेंगे मोलर द्रव्यमान, और हम देखो हम बात करेंगे किसके बारे में? गतिज ऊर्जा और आणविक गति। बात समझ में आई? गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। हम किसके बारे में बात करेंगे? गैसों के अणुगतिज सिद्धांत के बारे में। अब बोलोगे सर ये क्या चीज है, रुको फिर लिखते हैं। तो हम बात करेंगे किसके बारे में? तो भैया हम बात करेंगे गैसों के अणु, हम बात करेंगे गैसों के अणुगतिज सिद्धांत के बारे में। बात समझ में? तो हम बात करेंगे गैसों के अणुगतिज सिद्धांत के बारे में। क्लियर? बोलो यस सर। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है? सुनो मेरी बात ध्यान से। साइंस में क्या होता है, शब्द बड़े भयंकर होते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम। अभी भाई थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे अपन? प्रेशर कुकर के अंदर पानी भर के गर्म कर रहे थे। तो ना साइंस में ना शब्द बड़े अजीब से होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे है? बोल तो दिया, प्रूफ करो। प्रूफ है ना, ध्यान से देखो। अब फिर मैंने प्रेशर कुकर लिया, ये लो भैया, ये फिर मैंने प्रेशर कुकर लिया, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और यहां पर अरे तो सीटी से हैंडल लगा दिया यार, यहां से हैंडल लगेगा। फिर मैंने प्रेशर कुकर लिया, ओके जी। अब इसके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स है, अणु है, अणु है, अणु है, अणु है, अणु है। आपने कहा ओके सर अणु है। अब बताओ यदि मैं इसको नीचे से गर्म करता हूं तो क्या होगा? गर्म करना है तो अपन ने ट्रायंगल बना दिया। अब यदि मैं इसको गर्म कर रहा हूं तो क्या होगा? तो आपने सॉरी आपने कहा सर इसको अपन गर्म करेंगे तो पता है क्या होगा? इसके जो कण है ना वो इधर उधर जाने लगेंगे। अरे बिल्कुल सही बात। इसके जो अणु के कण हैं, जैसे ही आपने गर्म किया, यहां पर जो अणु हैं, कण हैं, वो दूर दूर इधर उधर जिग जैग ये वो धमा चौकड़ी मचाते हुए जाने लगेंगे। कुल मिलाकर सबकी जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर सबकी जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब कि सारे कण यहां वहां जाने लगेंगे, तो उनकी जो गतिज ऊर्जा है ना उसमें क्या आएगी? क्या आएगी? जल्दी बताओ। इंप्रूवमेंट आएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो उसी को अपन पढ़ते हैं इस टॉपिक में, गैसों के अणुगतिज सिद्धांत में। ये तो बहुत इजी हो गया। तो भाई नाम से नहीं घबराना है अपने को, नाम से अपने को घबराना नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा, गैसों के अणुगतिज सिद्धांत की यदि आप बात करोगे तो जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे बहुत ध्यान से देखना, जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कैसी होगी? बढ़ जाएगी।
जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी जो गतिज ऊर्जा है, राइट बोलो यस सर, वो कैसी होगी, वो बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे जो अणुओं की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। आपने कहा अरे सर कॉमन सेंस वाली बात, तो उसी को अपन किसमें पढ़ेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों के अणु गतिज सिद्धांत में। और सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से, फिजिक्स यानी कि भौतिकी में भी ये विषय है, विषय नहीं ये टॉपिक है, विषय तो हम पढ़ ही रहे ना यार, क्या कैसी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो फिजिक्स में भी ये टॉपिक है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नीट और जेडबरी वालों का फेवरेट है, इधर से पूछते हैं सवाल, क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, बस खेल खत्म। तो ध्यान से देखिएगा, गैसों के अणुगतिज सिद्धांत की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम यही देखेंगे कि तापमान बढ़ाया, उसमें हम यही देखेंगे कि भैया तापमान बढ़ाया और तापमान बढ़ाने से हुआ क्या। उसमें हम देखेंगे तापमान बढ़ाया और तापमान बढ़ाने से हुआ क्या, कि जो कण है उनकी गति में क्या हुआ, अरे भैया बढ़ोतरी हो गई, उसको अपन पढ़ेंगे यहां पर। बात समझ में। चौथा जो पार्ट है, पहले 3 पार्ट तो अपन ने देख लिए, देखो पहले 3 पार्ट तो बेटा देख लिए, अब चौथा जो पार्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है। ये ठीक है, यहां कोई दुख दर्द कोई दिक्कत वाली बात, 4 प्रॉपर्टीज के बीच में खेल है, ये ठीक, बोलो यस सर। चलो आओ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण या आइडियल गैस इक्वेशन अपन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे द्रव्य अवस्था के बारे में। इसमें हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वाष्प दाब, पृष्ठ तनाव और श्यानता। हम बात करेंगे किसके किसके बारे में, तो भैया हम बात करेंगे वाष्प दाब, वाष्प दाब, अरे यार थोड़ा छुटको लिखना था अपने को, कुछ तो कहीं बेटा, हाँ ठीक है। चलो तो हम बात करेंगे किसके बारे में, तो हम बात किसके बारे में करेंगे, हम बात करेंगे वाष्प दाब। हम बात करेंगे किसके बारे में, वाष्प दाब के बारे में, ठीक है, वाष्प दाब। और किसके बारे में बात करेंगे, तो भाई हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव और श्यानता के बारे में। हाँ दोनों को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव और यहां पर हम बात करेंगे श्यानता, बोले तो विस्कोसिटी, बोले तो विस्कोसिटी, अरे गाढ़ापन रे बाबा, गाढ़ापन, तो हम बात करेंगे गाढ़ापन। हम किसके बारे में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे गाढ़ापन। अब जैसे शहद है, बात समझ में आई, तो उसकी जो गाढ़ापन है वो बहुत ज्यादा होती है, जल का गाढ़ापन कम होता है। तो हम श्यानता, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब, इन सब के बारे में हम बात करेंगे लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है ना। अब कोई दुख दर्द होने नहीं देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये बेसिकली वो 4 चीजें हैं जिसको अपने को पढ़ना है। सब कुछ बहुत आसान है, एकदम यदि समझ कर पढ़ोगे सीधे दिमाग में जाकर सेट होगा। और समझ कर पढ़ने के 2 फायदे, पहला फायदा पता है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। दूसरा फायदा ये कि जब आप कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करते हो, जब आप क्लास 11th एंड 12th की पढ़ाई करते हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। सुनो, जब हम क्लास 11th और 12th की बात करते हैं ना, राइट, तो बेटा यहां अपन जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, इसका सीधे सीधे लेना देना अपने करियर से होता है, फ्यूचर से होता है। बात समझ में। अब आप बोलोगे सर कैसे, अरे भैया यही तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, भले ही वो सीयूईटी हो, भले ही वो जेडबल हो, भले ही जो है वो आपकी क्या हो, नीट हो। क्लियर, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगी उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। और केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक बिल्कुल आपको जो है घोट कर पिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। मतलब केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक से एक चीज को अपन इस कदर निपटाएंगे ना कि कोई भी क्वेश्चन यदि है जो हम यहां पर सॉल्व करेंगे, राइट, तो वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन में या तो वैसा ही या तो वही क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ गई, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर जो है यही था बेसिकली आज का। इसमें हमने सिर्फ बात की किसकी, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या देख लिया, एक बार अपन देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात, आ जाओ, है ना। और समापन करते हैं भाई आज की क्लास की। तो हमने ये जाना कि सर देखो हम द्रव्य की अवस्था की बात कर रहे हैं, तो अवस्था जो है वो बेसिकली क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। अवस्था को हम कैसे बताते हैं, तो जो कण होते हैं ना किसी पदार्थ के अंदर, जो कि बेसिकली ढेर सारे होते हैं, इनके बीच की जो भी दूरी होती है ना, वो दूरी से हम बताते हैं कि अवस्था क्या होगी। यदि वो दूरी बहुत कम है,
तो ठोस होगा। यदि वो दूरी थोड़ी ज्यादा है तो द्रव होगा, और ज्यादा यदि अपन ने कर दिया तो भैया वो गैस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो दूरी से जो है हम अवस्था के बारे में बताते हैं। मतलब सीधी बात यह है बाबू, राइट, कि कणों के बीच की जो दूरी होती है उसमें यदि परिवर्तन होगा तो भैया अवस्था में परिवर्तन होगा। कणों के बीच की दूरी में आप परिवर्तन करवा दीजिए, ऑटोमेटिकली अवस्था में परिवर्तन होगा। और अवस्था में परिवर्तन के लिए या कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन के लिए अपने को जो है ताप और दाब में परिवर्तन करवाना है। तो ताप और दाब से इनमें से कोई भी अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं किसी भी पदार्थ के लिए। आपने कहा ओके सर, बहुत सही। कैसे? तो लो, ठोस से द्रव बनाना है तो ये तरीके, भैया द्रव से गैस बनाना है तो इधर वाला तरीका, गैस से भी द्रव बना सकते हो, उल्टा भी हो सकता है, और ठोस से गैस तो उधर वाला, गैस से ठोस तो इधर वाला। क्लियर कहानी? बोलो यस सर, बहुत शानदार कहानी, राइट। तो ये रही वो बात, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ेंगे। हमने ये भी जाना कि जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसके रासायनिक सूत्र होते हैं। अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनको हम सामान्यतः मिश्रण कहते हैं, और इनके कोई भी रासायनिक सूत्र नहीं होता या फिक्स्ड नहीं होता। अब इसमें आता है आपका समांगी, जिसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। इसमें आता है आपका असमांगी, जिसको हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो एक तरफ तो समांगी है, एक तरफ जो है विषमांगी यानी कि हेटेरोजीनियस है। बोलो यस सर, ठीक है जी। चलिए, तो एक तरफ समांगी है, एक तरफ विषमांगी है। समांगी में आ गया विलयन, विषमांगी की यदि हम बात करें तो यहां पर है कोलाइडी विलयन और निलंबन। ठीक है जी। कोलाइडी विलयन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो पनीर है, कोहरा है, धुआं है। और निलंबन का बेस्ट एग्जांपल बताऊं? ये तो बिल्कुल सुनने के बाद ना पक्का लार टपकाने वाले हो। निलंबन का बेस्ट पता है एग्जांपल क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा। निलंबन का बेस्ट एग्जांपल है पानीपुरी वाला पानी। अरे बाबा, पानीपुरी वाला पानी, वो जो टंकी में भरा रहता है, जब आप फिर जाकर बोलते भैया 10 की लगाना, 20 की लगाना, फिर वो पानीपुरी वाले भैया जो है अपना एकदम बहुत ज्यादा शुद्ध हाथ जो है उसको टंकी के अंदर डालते हैं, ये हिलाते हैं, फिर पूरा वो निलंबन ही रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है? पूरा जलजीरा, पानीपुरी का मसाला एंड ऑल आपस में फिर बढ़िया से मिक्स हो जाता है पानी के साथ। उसके बाद फिर जो है आपको मस्त मस्त चटपटी नमकीन जो है पानीपुरी खिलाते हैं। बात समझ में आई? तो हमने ये भी देखा कि भैया पदार्थ जो है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। चलो और बढ़िया, अवस्था के हिसाब से हमने यदि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात की, हमने दूरी की यदि बात की, तो अपने पास फिर तीन ऑप्शन है, ठोस है, द्रव है, और क्या है भैया? गैस है। तो आप यदि दूरी में परिवर्तन करना चाहते हो, इसको भी टैटू बनवा लो बाबू, गजनी बन जाओ, पूरा इधर उधर टैटू बनवा लो, पर कहानी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आप यदि दूरी में परिवर्तन करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूरी में परिवर्तन यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तापमान और दाब जो है उसमें क्या करना पड़ेगा? परिवर्तन। इसके लिए आपको तापमान और दाब में परिवर्तन करना पड़ेगा, और ऐसा करने से दूरी में परिवर्तन होगा, कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन होगा। इसको अपन लिख देते हैं, ठीक है, कणों के बीच, कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होगा, और इससे जो है अवस्था में सीधे सीधे क्या हो जाएगा? परिवर्तन। पक्का। और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े और हमने देखा कि जब हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब आपका दिमाग प्रैक्टिकली क्वालिफाइड है पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए। किसी भी कॉन्सेप्ट को बेटा मिस मत करना, क्योंकि अब ना बात सिर्फ क्लास 11th की नहीं है। मैं इमोशनल नहीं कर रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अब सिर्फ क्लास 11th की बात नहीं है, अब बात है करियर की, अब बात है JEE की, अब बात है CUET की, अब बात है नीट की। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। मतलब ये कि अब एक एक कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है। भैया ये रहा फ्लो चार्ट, इस चैप्टर को अपन ऐसे लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। और यहां पर जाकर आज की जो अपनी क्लास है वो कैसी होती है? समाप्त होती है। और अगली जो क्लास होगी ना, उसमें मैं कहां से शुरुआत करूंगा? ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से शुरुआत करूंगा। अंतरा, आणविक बल, और इसके अंदर ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बस आपको क्लास में दो चीजों के साथ आना है। पहला, पेन, कलम, कलम तो एक ही होता है, बॉटल में पानी और कॉपी। और दूसरा, थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट, थोड़ा सा, मतलब 1%।
बाकी तो अपन कॉमन सेंस से खेल जाएंगे, नॉट टू वरी, पूरा निपटा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज की जो पूरी क्लास है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अगली जो क्लास होगी उसमें बहुत मजा आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर फिट करेंगे, और वो क्लास आपको मिलेगी आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स। करना क्या है, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, ऐसा एक पेज आपके सामने आएगा। इंग्लिश मीडियम वाले हो ना, तो केजी से लेकर 12th तक ये सारे ऑप्शंस रहे जहां से आपको क्लासेस मिलेंगी। हिंदी मीडियम की बात करेंगे ना, तो 7वीं से लेकर 12वीं तक ये सारे ऑप्शंस रहे जहां से आपको क्लासेस मिल जाएंगी। कैसी मिलेगी? तो हाई क्वालिटी के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में यदि हम बात करेंगे तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो आज की क्लास में वैसे तो कोई डाउट नहीं होगा, और यदि फिर भी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिए, और बिल्कुल मत घबराइए। मैं आपकी इस क्लास के साथ साथ CUET, JEE, नीट, वेट सबकी तैयारी करवाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाऊंगा, परेशान होने वाली कोनो बात नहीं है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।